इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर गर्व होता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे भी दर्ज हैं जो नाम नहीं बल्कि एक गाली बन चुके हैं। सोचिए, एक इंसान की लालच, सिर्फ एक इंसान की कुर्सी की भूख कैसे एक पूरे महाद्वीप को, एक सोने की चिड़िया को 200 सालों की जंजीरों में जकड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 23 जून 1757 की सुबह प्लासी के मैदान में वो एक गद्दारी ना हुई होती तो आज भारत कैसा होता? शायद हम कभी गुलाम न बनते, शायद कोहिनूर आज भी भारत के ताज में होता, और शायद अंग्रेज सिर्फ एक व्यापारी बनकर ही भारत से वापस लौट गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जंग के मैदान में दुश्मन सामने नहीं था, दुश्मन बगल में खड़ा था। आज हम खोलेंगे कर्मा वॉल्ट की वो फाइल जिसमें दर्ज है भारत के सबसे बड़े विश्वासघात की दास्तां, कहानी उस शख्स की जिसका नाम आज गद्दारी का पर्यायवाची बन चुका है, मीर जाफर। बंगाल का वो नवाब जिसने ताज तो पहना लेकिन अपनी आत्मा बेचकर। नमस्कार दोस्तों, कर्मा वॉल्ट की एक और विस्तृत केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे 18वीं सदी के भारत में। इस गद्दारी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर के बंगाल को समझना होगा। ये आज का बंगाल नहीं था, 1750 के दशक का बंगाल सूबा, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, पूरी दुनिया की सबसे अमीर जगहों में से एक था। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेले बंगाल का योगदान लगभग 12% था। रेशम, मसाले, कपड़े, यूरोप का हर बाजार बंगाल के सामान से भरा पड़ा था। और इस सोने की खान पर हुकूमत थी नवाबों की। 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा एक 23 साल का नौजवान सिराज उद दौला, जवान खून, निडर और अंग्रेजों के सख्त खिलाफ। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, ये दीमक हैं जो धीरे धीरे बंगाल को खोखला कर रहे हैं। अंग्रेज कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर रहे थे, बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे और नवाब के आदेशों को अनसुना कर रहे थे। सिराज को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने अंग्रेजों पर हमला किया, कासिम बाजार छीना और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। यहीं पर एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों को बदले की आग में जला दिया, द ब्लैक होल ट्रेजेडी। कहा जाता है कि नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां दम घुटने से 123 लोग मर गए। हालांकि इस घटना की सच्चाई पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन इस खबर ने मद्रास में बैठे एक अंग्रेज अफसर को हिला कर रख दिया। उस अफसर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने कसम खाई कि वो सिराज उद दौला को गद्दी से हटाकर ही दम लेगा, लेकिन क्लाइव जानता था कि सीधी जंग में सिराज की विशाल सेना को हराना नामुमकिन है। सिराज के पास 50,000 सैनिक थे, तोपों की कतारें थीं और फ्रांसीसी सहयोगियों का साथ था। अंग्रेजों के पास क्या था? मुट्ठी भर सिपाही। तो फिर क्लाइव ने क्या किया? उसने वो किया जो अंग्रेज सबसे बेहतर करते थे, फूट डालो और राज करो। उसे तलाश थी एक ऐसे आदमी की जो नवाब के करीब हो, लेकिन जिसके दिल में नवाब के लिए नफरत और गद्दी के लिए लालच हो। और उसे वो मोहरा मिल गया, सिराज उद दौला का अपना सेनापति मीर जाफर। इतिहास गवाह है कि कोई भी किला बाहर से नहीं टूटता जब तक कि अंदर से कोई दरवाजा न खोले। बंगाल का किला भी बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर दीमक लग चुकी थी। इस साजिश की शुरुआत 1757 में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले हो चुकी थी। आइए इस साजिश के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं जिन्होंने मिलकर भारत की किस्मत का सौदा किया। 1. द बैंकर, जगत सेठ। उस समय बंगाल में एक कहावत थी, नवाब राज करता है लेकिन जगत सेठ राज चलाता है। जगत सेठ यानी मेहताब चंद उस समय का रॉथस्चाइल्ड था। उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद सकता था। मुगलों की टकसाल उसी के इशारे पर चलती थी। लेकिन सिराज उद दौला ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने एक दरबार में जगत सेठ को थप्पड़ मार दिया था। एक अरबपति बैंकर का यह अपमान एक ज्वालामुखी बन गया। जगत सेठ ने कसम खाई थी कि वो इस कल के नवाब को मिट्टी में मिला देगा। अंग्रेजों को पैसा कौन दे रहा था? जगत सेठ। साजिश की मीटिंग्स कहां हो रही थीं? जगत सेठ की कोठी के तहखानों में। 2. द कमांडर, मीर जाफर।
जो सिराज के दादा अलीवर्दी खान का साला था और सेना का मुख्य सेनापति बख्शी था। वो उम्र में सिराज से बहुत बड़ा था। उसे लगता था मैं जंग के मैदान में बाल सफेद कर चुका हूं और ये कल का लड़का मुझे हुक्म देगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, बंगाल का नवाब बनना, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे वही सपना बेचा। 3. द ब्रोकर, ओमी चंद। इन सब के बीच एक सौदागर था, ओमी चंद। वो अंग्रेजों और नवाब के बीच का पुल था। उसे इस पूरी साजिश की भनक लग गई। उसने क्लाइव को ब्लैकमेल किया। उसने कहा, मुझे नवाब के खजाने का 5% करीब 30 लाख रुपये चाहिए, वरना मैं अभी जाकर सिराज को सब बता दूंगा। यहां रॉबर्ट क्लाइव का असली चेहरा सामने आया। उसने कहा, हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन उसने 2 अग्रीमेंट बनवाए। रेड पेपर, ये नकली था, इसमें ओमी चंद की मांगें लिखी थीं ताकि वो चुप रहे। व्हाइट पेपर, ये असली था, इसमें ओमी चंद के लिए धेला भी नहीं था। मीर जाफर जानता था कि ये धोखा है, फिर भी उसने दस्तखत किए। यानी गद्दारी की नींव ही एक और गद्दारी पर रखी गई थी। साजिश पूरी हो चुकी थी। संदेश भेजने के लिए औरतों की पालकियों का इस्तेमाल किया गया। जूतों के तलवों में चिट्ठियां छिपाई गईं। मुर्शिदाबाद की हवा में गद्दारी की गंध थी, लेकिन सिराज-उद-दौला अपनी जवानी के जोश में इसे सूंघ नहीं पाया। तारीख 23 जून 1757, सुबह के 6 बजे। जगह पलाशी, भागीरथी नदी का किनारा। कल्पना कीजिए, जून की उमस भरी गर्मी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मैदान में एक तरफ लक्ष्य बाग था, एक विशाल आम का बगीचा जिसमें 800 से ज्यादा पेड़ थे। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी छोटी सी सेना को इन्हीं पेड़ों के पीछे छिपाया था। दूसरी तरफ सिराज-उद-दौला का समुद्र जैसा लश्कर था। 50,000 सैनिक, बड़े बड़े जंगी हाथी और 53 तोपें जो मौत बरसाने के लिए तैयार थीं। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को 3 तरफ से घेर लिया था। अगर आप ऊपर से देखते तो ऐसा लगता कि एक विशाल अजगर सिराज की सेना एक छोटे से खरगोश को निगलने वाला है। सुबह के 8 बजे नवाब की तरफ से फ्रांसीसी कमांडर सेंट फ्रेज ने पहला गोला दागा। जंग शुरू हो गई। तोपों की आवाज से धरती कांपने लगी। शुरुआत में पलड़ा नवाब का भारी था। मीर मदन और मोहन लाल, सिराज के वफादार, अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट पड़े। क्लाइव बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि आज उसका खेल खत्म है। लेकिन फिर दोपहर 12 बजे के करीब आसमान रो पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जैसा कि हमने बताया, नवाब का बारूद भीग गया, तोपें शांत हो गईं, लेकिन एक तरफ खामोशी नहीं थी। मीर मदन, ये वो नाम है जिसे इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहिए था। उसे लगा कि अंग्रेजों की तोपें भी बंद हो गई होंगी। वो अपनी घुड़सवार सेना लेकर तूफान की तरह आगे बढ़ा, लेकिन अंग्रेजों ने ग्रेप शॉट फायर किया। एक गोला सीधा मीर मदन को लगा। सिराज-उद-दौला का सबसे मजबूत स्तंभ गिर चुका था। अब आता है वो दृश्य जो किसी भी भारतीय का दिल तोड़ देगा। सिराज-उद-दौला अपने टेंट में घबराया हुआ बैठा था। उसने मीर जाफर को बुलाया। उस समय मीर जाफर के पास 35,000 तरोताजा सैनिक थे। वो जंग का पासा पलट सकता था। सिराज ने अपनी पगड़ी, जो एक राजा का मान, उसका सम्मान होती है, उतारी और मीर जाफर के पैरों में रख दी। उसने कहा, मीर जाफर, ये पगड़ी अब तुम्हारे हवाले है, इसकी लाज रखना। मीर जाफर ने उस पगड़ी को देखा, फिर नवाब को देखा। उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो टेंट से बाहर निकला, उसने अपनी सेना को इशारा किया। क्या इशारा? हमला करने का नहीं। उसने संदेश भिजवाया, आज शाम हो रही है, युद्ध रोक दो, हम कल लड़ेंगे। कल? जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो कोई युद्ध रोकता है? लेकिन सिराज मान गया। जैसे ही नवाब की सेना ने पीठ दिखाई और वापस लौटने लगी, रॉबर्ट क्लाइव ने पेड़ों के पीछे से हमला कर दिया। पीछे हटती हुई सेना में भगदड़ मच गई और मीर जाफर वो अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसके 35,000 सैनिक सिर्फ तमाशा देखते रहे। नवाब के वफादार सैनिक मारे जा रहे थे और नवाब का सेनापति अपनी बाहें बांधे खड़ा था। 23 जून की शाम होते होते पलासी का मैदान शांत हो गया था। लेकिन ये शांति नहीं थी, ये भारत की आज़ादी का मातम था। सिराज-उद-दौला हार चुका था, लेकिन अंग्रेजों से नहीं, वो उस पगड़ी से हार चुका था जिसे उसने गद्दार के पैरों में रख दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या सिराज-उद-दौला सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी की? इतिहास को अगर हम जूम इन करके देखें तो जवाब है नहीं। गद्दारी सिर्फ ताबूत में आखिरी कील थी, लेकिन ताबूत पहले ही तैयार हो चुका था। आइए प्लासी की हार का पोस्टमार्टम करते हैं
और उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया। सबसे पहली वजह थी तकनीक और अनुशासन। उस दिन दोपहर को जो बारिश हुई वो सिर्फ पानी नहीं था, वो सिराज की सेना के लिए तेजाब साबित हुई। आपको समझना होगा कि 18वीं सदी में तोपें कैसे काम करती थीं। उस समय गन पाउडर यानी बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का इस्तेमाल होता था। यह रसायन हवा से नमी बहुत जल्दी सोख लेता है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, अंग्रेजों ने तुरंत अपने बारूद और तोपों को टारपोलिन्स यानी तिरपाल से ढक दिया। ये उनकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा था। उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। लेकिन सिराज की सेना, उनकी तोपें खुले में थीं, उनका बारूद भीग गया और भीगा हुआ बारूद आग नहीं पकड़ता, वो सिर्फ धुआं देता है। नतीजा, जब बारिश रुकी तो नवाब की सेना के पास दुनिया की बेहतरीन तोपें तो थीं, लेकिन वो सिर्फ लोहे के बेकार टुकड़े बन चुकी थीं। दूसरी तरफ क्लाइव की तोपें सूखी थीं और आग उगलने के लिए तैयार थीं। ये हार किस्मत की नहीं, ये हार प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी की थी। दूसरी वजह थी युद्ध का मनोविज्ञान। भारतीय राजाओं की सेना में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनकी पूरी सेना राजा केंद्रित होती थी। इसका मतलब है, अगर राजा या मुख्य सेनापति हाथी से गिर गया या मर गया तो पूरी सेना में भगदड़ मच जाती थी। सैनिक ये नहीं सोचते थे कि हमें लड़ना है, वो सोचते थे कि हमारा वेतन देने वाला मर गया, अब भागो। अंग्रेज इस कमजोरी को जानते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तोपों का मुंह सीधा मीर मदन और मोहन लाल की तरफ कर दिया था। वो आम सैनिकों को नहीं मारना चाहता था, वो दिमाग यानी कमांडर्स को उड़ाना चाहता था। जैसे ही मीर मदन को गोली लगी, सिराजुद्दौला का हौसला टूट गया। यहां एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स हुआ। सिराज उस वक्त सिर्फ 23 साल का था। उसके पास अनुभव की कमी थी। जब उसने अपने सबसे वफादार आदमी को मरते देखा तो उसका लॉजिकल दिमाग बंद हो गया और डर हावी हो गया। उसने वही किया जो एक डरा हुआ इंसान करता है। उसने अपने दुश्मन यानी मीर जाफर पर भरोसा कर लिया। अगर उस वक्त सिराज ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया होता और खुद घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व करता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन वो तंबू में बैठा रहा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी और सबसे अनदेखी वजह, रणभूमि का भूगोल। प्लासी का मैदान कोई खुला मैदान नहीं था। ये भागीरथी नदी के किनारे एक आम का बगीचा था। इसे लक्षबाग कहा जाता था। अंग्रेजों ने अपनी पोजीशन बहुत चालाकी से चुनी थी। उन्होंने लक्षबाग के घने पेड़ों की आड़ ली थी। पेड़ों के तने उन्हें नवाब की गोलियों से बचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नवाब की सेना खुले मैदान में खड़ी थी और बारिश की वजह से मैदान में कीचड़ हो गया था। जरा सोचिए, नवाब की भारी भरकम तोपें जिन्हें बड़े बड़े बैल खींच रहे थे, वो कीचड़ में फंस गईं, वो हिल नहीं पाईं, जबकि अंग्रेजों की तोपें हल्की फील्ड गन्स थीं जिन्हें वे आसानी से घुमा सकते थे। सिराज की सेना एक सिटिंग डक यानी आसान शिकार बन गई थी। उनके पास संख्या बल था, लेकिन उनके पास गति नहीं थी। और अंत में वो नजारा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। मैदान के एक हिस्से में खून की नदियां बह रही थीं। मीर मदन और मोहनलाल के सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे और ठीक उसके बगल में बाएं हिस्से में 35,000 सैनिक हाथ में तलवारें लिए चुपचाप खड़े थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आपके भाई मर रहे हैं और आप बस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ ने आपको स्टैंड डाउन का आदेश दिया है। क्लाइव ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था, अगर वो 35,000 लोग सिर्फ पत्थर और लाठियां लेकर भी दौड़ पड़ते तो हम कुचले जाते। हमें गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम उनके पैरों तले दबकर मर जाते। लेकिन वो नहीं दौड़े। यही थी द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी। हम बारूद से नहीं हारे, हम बरसात से नहीं हारे। हम हारे क्योंकि जब लड़ने का वक्त आया तो हमारे अपने ही हाथ अपनी जेबों में थे। तो दोस्तों, ये थी वो परफेक्ट स्टॉर्म, तकनीक की विफलता, नेतृत्व की कमी और एक महागद्दारी जिसने 23 जून की शाम होते होते भारत की तकदीर पर काली स्याही पोत दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन मीर जाफर का असली खेल और उसका खौफनाक अंजाम तो अब शुरू होने वाला था।
प्लासी का युद्ध खत्म हो चुका था। बिना लड़े ही भारत हार चुका था। सिराजुद्दौला अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद भागा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। और जानते हो उसे किसने मारा? मीर जाफर के बेटे मीर मीरन के आदेश पर मोहम्मदी बेग ने सिराजुद्दौला का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके शव को हाथी पर लादकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो सके। 29 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर का हाथ पकड़ा और उसे बंगाल के तख्त पर बिठाया। मीर जाफर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसने जन्नत पा ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने ताज नहीं, कांटों का ताज पहना है। अंग्रेजों ने लूट शुरू की। इतिहासकार बताते हैं कि क्लाइव ने खजाने से इतना सोना चांदी निकाला कि उसे ले जाने के लिए 100 से ज्यादा नावें लगी। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने उस जमाने में 2,34,000 पाउंड, आज के हिसाब से करोड़ों अरबों रुपए अपनी जेब में रखे। बंगाल का खजाना खाली हो गया। कल का सोने का शेर अब एक भूखा जानवर बन चुका था। मीर जाफर अब नवाब तो था, लेकिन उसका नाम पड़ गया था क्लाइव का गधा। जी हाँ, लोग उसे पीठ पीछे यही बुलाते थे। उसे अंग्रेजों की हर मांग पूरी करनी पड़ती थी। जब वो पैसा नहीं दे पाया तो अंग्रेजों ने उसे भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। सोचिए, जिस कुर्सी के लिए उसने अपना ईमान, अपना देश, अपना राजा बेच दिया, वो कुर्सी उसे 3 साल भी नसीब नहीं हुई। कहते हैं कर्म का पहिया गोल होता है, वो घूमकर वहीं आता है जहां से शुरू हुआ था। मीर जाफर का अंत कैसा हुआ? जब अंग्रेजों को दोबारा उसकी जरूरत पड़ी तो उसे फिर गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन तब तक वो एक टूट चुका लाचार बूढ़ा आदमी था। उसे कोढ़ हो गया था। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि अपने आखिरी दिनों में वो इतना गिर गया था कि उसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का पानी पिया, इस उम्मीद में कि शायद उसे मुक्ति मिल जाए। उसे अफीम की लत लग चुकी थी, उसका शरीर गल रहा था और आत्मा तो प्लासी के मैदान में ही मर चुकी थी। 1765 में उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी मौत के साथ उसका नाम नहीं मिटा। आज भी 250 साल बाद अगर भारत में कोई किसी को धोखा देता है तो उसे विश्वासघाती नहीं, उसे मीर जाफर कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में उसके महल को आज भी नमक हराम डियोढ़ी, द ट्रेटर्स गेट के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक महल का नाम ही नमक हराम पड़ गया। इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि इतिहास गवाह है, बाहरी दुश्मनों ने भारत को कभी नहीं हराया। सिकंदर आया और चला गया, शक हूण आए और मिल गए। भारत जब भी हारा है, अपनों की वजह से हारा है। मीर जाफर ने सोचा था कि वो इतिहास बनाएगा। इतिहास तो उसने बनाया, लेकिन एक चेतावनी के रूप में, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि वतन से गद्दारी करने वाले को ना तो जज्बात माफ करते हैं, ना ही वक्त। अगर आपको ये केस स्टडी, ये कड़वा सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम खोलेंगे कर्मा वॉल्ट का एक और दरवाजा। तब तक के लिए जय हिंद।